नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स कल आपका 6 अक्टूबर था। 6 अक्टूबर को आपका डीडीए एसओ का एग्ज़ाम था। अब आपका एग्ज़ाम आपका 8 अक्टूबर को है, ठीक है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि 6 अक्टूबर की सभी शिफ्टों का जो क्वेश्चन है उसको लाया जाए। तो आज हम उपस्थित हो गए हैं सभी क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। सभी क्वेश्चन को देखेंगे, साथ में उसके उत्तर को भी जानेंगे। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से एक बार ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना है जो कि किसने किया था, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन आपका एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन था जिसकी स्थापना कब हुआ था, ये अगर आपसे पूछा जाए तो 1 मई 1897 को किया गया था, ठीक है। इस संगठन का जो मुख्यालय है आपका बेलूर मठ में है। बेलूर मठ कहाँ है, तो ये हावड़ा में है। हावड़ा कहाँ है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वामी स्मरणानंद रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के वरिष्ठ भिक्षु अध्यक्ष है, वो उसके 16वें अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बताते चलें कि अगर आप लोगों में से कोई लोग अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम का, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, या आपके स्टेट लेवल का एग्जाम ही क्यों ना हो, अगर आप मॉक टेस्ट और पीओआईक्यू को मॉक के तौर पर देना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपका एक सेल चल रहा है, सफलता की उड़ान, ठीक है, जो कि आपका 6 से 10 अक्टूबर के बीच ये सेल है जो कि आपका चलना है। इसमें आपका जो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है वो आपको मात्र 314 रुपये में, और टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है, ईयरली पास प्रो है, वो दोस्तों आपको मात्र 449 रुपये में है, जो कि आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर वहाँ से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका 700 विभिन्न एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस आपका PYQ को भी आपका इसमें अपलोड किया गया है, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया फ्रेंड्स कि खुशवंत सिंह के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, ठीक है। तो खुशवंत सिंह के ऑटोबायोग्राफी के नाम की बात करेंगे तो ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस, ठीक है। ये जो पुस्तक है आपके भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुशवंत सिंह की बात करेंगे तो आपका भारतीय लेखक के साथ साथ आपके वकील भी रह चुके हैं, राजनीतिक हैं, पत्रकार है और राजनीतिज्ञ भी, ठीक है। उन्होंने 1947 में भारत के विभाजन का अनुभव किया था, जिसने उन्हें 1956 में ट्रेन टू पाकिस्तान उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। ये पुस्तक बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखा है, तो उसका राइट आंसर आपका खुशवंत सिंह होता है, ठीक है। इसके अलावा 1974 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा पद्म विभूषण आपका 2007 में इन्हें दिया गया है। इसके अलावा इनके द्वारा जो लिखी गई अंतिम जो पुस्तक है आपका द सनसेट क्लब, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पुस्तक पूछा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना है जो कि किसने किया था, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा किया गया था, जो कि एक आपके समाज सुधारक थे, ठीक है। इसका जो आपका स्थापना है आपका 24 मई 1875 को अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो वर्तमान में आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुल्तान किसकी बायोग्राफी है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो खोजने के पश्चात मुझे एक पुस्तक का नाम मिलता है सुल्ताना ड्रीम कहानी के लेखक कौन है। यह हम इसमें कंफर्म नहीं है कि आपका यही पुस्तक पूछा गया था, लेकिन हाँ मिलता जुलता नाम था, तो इसको हम लेकर आए हैं, ठीक है। सुल्ताना ड्रीम कहानी की बात करेंगे तो ये जो पुस्तक है आपका रुकैया हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है, रुकैया बेगम के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। ये एक आपका नारीवादी यूटोपियन उपन्यास है जो कि 1905 में द इंडियन लेडीज मैगजीन के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत की दूसरी सबसे जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है, ठीक है। तो भारत की दूसरी सबसे जनसंख्या वाला धर्म अगर आपसे पूछ दिया गया था तो इसका राइट आंसर आपका इस्लाम धर्म हो जाएगा, ठीक है। इस्लाम धर्म की बात करेंगे तो वर्तमान में आपका 15.23% है। इसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आपका 79% आपका हिंदू धर्म का लोग अनुसरण करते हैं। इसके बाद आपका बौद्ध धर्म का 0.70%, ईसाई पंथ आपका 2.3% और सिख धर्म आपका 1.72%, ठीक है। इसके अलावा इस्लाम आपका भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला धर्म तो है ही, साथ में आपका विश्व का दूसरा जनसंख्या वाला धर्म भी आपका इस्लाम ही है। आपका करीब 1.6 अरब लोग आपके इस्लाम धर्म को आपके अपनाए हुए हैं पूरे विश्व में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पहला जो आम चुनाव है वो फ्रेंड्स आपका किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो पहला आम चुनाव आपका किस वर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले आम चुनाव की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका
पहला आम चुनाव 1951 में 1952 के बीच हुआ था, यानी कि घोषणा 1951 में, पूरा आपका 1952 में हुआ था। तो आपके क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन को आपको टिक करना था, ठीक है। इसके अलावा भारत के पहले आम चुनाव का जो आंशिक परिणाम है वो आपका कब आया था, तो 10 फरवरी 1952 को घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो 364 सीटों के साथ चुनाव है जो कि जीत गया था। इसके अलावा 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा का विधिवत गठन किया गया था। 489 सीटों के साथ 53 पार्टी और 1874 उम्मीदवारों ने चुनाव है जो कि लड़ा था, ठीक है। इसके अलावा पहला सत्र अगर आपसे पूछे जाए तो पहला सत्र आपका कब शुरू हुआ था, तो 13 मई 1952 को आपका पहला सत्र है जो कि आपका शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो पूछा गया है आपका कि भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है, ठीक है। तो भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या की बात करेंगे तो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में 6 भाषा हैं जो कि आपका भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान है, ठीक है। सभी जो ये आपके शास्त्रीय भाषा है संविधान की 8वीं अनुसूची में भी सूचीबद्ध है। 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो आप लोग को मालूम होगा वर्तमान में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जो है आपका रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब हुआ था, तो 2004 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका संस्कृत को हुआ था 2005 ईस्वी में। इसके अलावा कन्नड़ को आपका 2008 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। कन्नड़ को 2008 में किया गया था। 2008 में आपका तेलुगु को भी किया गया था, ठीक है। इसके अलावा 2013 में आपका मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। साथ में 2014 में, ठीक है, 2014 में फ्रेंड्स आपका उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 2014 के बाद अभी तक कोई भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो सबसे नया आपका उड़िया है जिसे कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, और सबसे पुराना आपका कौन है, तो आपका तमिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि एशियाई जो शेर है किस राज्य में पाए जाते हैं, तो एशियाई शेर आपका ज्यादातर आपका गुजरात में ही पाया जाता है। एशियाई शेर पैंथरा लियो की आबादी है जो आज केवल भारत में जंगली में रहता है, जंगलों में रहता है। भारतीय राज्य गुजरात पश्चिम भारत में रहने वाले जंगलों में केवल लगभग 600 एशियाई शेर है जो कि बचे हैं। आबादी बड़े पैमाने पर गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत की तरफ से ध्वज भाग कौन था, ठीक है। तो भारत की तरफ से ध्वज भाग की बात करेंगे तो उद्घाटन समारोह का, ठीक है, एक आपका उद्घाटन समारोह का ध्वज भाग होता है, एक आपका समापन समारोह का होता है, ठीक है। तो उद्घाटन समारोह का जो ध्वज भाग था वो आपके भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी थी पीवी सिंधु, साथ में आपके भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह। तो आपके उद्घाटन समारोह का ध्वज भाग की पूछा गया था। इसके अलावा अगर आपसे समापन समारोह के ध्वज भाग की बात करेंगे तो दोस्तों आपके टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल था और मुक्केबाज निखत जरीन को भारत का ध्वज भाग बनाया गया था समापन समारोह का, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बात करेंगे तो दोस्तों आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आपका कुल कितने पदक अपने नाम किए थे, तो 61 पदक अपने नाम किए थे, जिसमें से 22 जो पदक था आपका गोल्ड था, 16 पदक आपका सिल्वर था और 23 आपका कांस्य पदक था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सर्कुलेशन ऑफ मनी विच में, ठीक है। तो आपको बता दें कि इस टाइप का कोई प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न आपका पूरा लैंग्वेज नहीं मिल पाया है तो आप लोग से अनुमान है कि जो लोग आप एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा करेंसी नोट जारी करने का जो एकमात्र अधिकार है वो दोस्तों आपका आरबीआई के पास है। भारत सरकार सिक्के जारी करने वाले प्राधिकारी है और मांग पर रिजर्व बैंक को सिक्के की आपूर्ति करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया था, यानी कि एनजीटी, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट की बात करेंगे या एनजीटी का, जिसे कि हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं। ये दोस्तों आपका इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसका जो उद्देश्य था, स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था, पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना, जिससे देश के अदालतों में लगे मुकदमे के बोझ को कुछ कम किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा एनजीटी का मुख्यालय की बात करेंगे तो दोस्तों आपका नई दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जैसे कि भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रयान 3 आपका किस दिन लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 3 से संबंधित आपका फर्स्ट सेट में क्वेश्चन पूछा गया था और आपका सेकंड सेट में पूछा गया था। दोनों को हम लोग अभी इसी प्रश्न में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चंद्रयान 3 की बात करेंगे तो पहला था आपका किस दिन लॉन्च किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को किया गया था। तो पहला का तो राइट आंसर आपका 2023 हो जाएगा, ठीक है, 14 जुलाई 2023। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साउथ पोल पर उतरने वाला कौन सा यान था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चंद्रयान 3 ही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि यह यान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार 6:04 बजे के आसपास सफलतापूर्वक आपका उतर गया था। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतरने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश है जो कि बन गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्यकालीन भारत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी। तो मध्यकालीन भारत की एकमात्र महिला शासिका की बात करेंगे तो दोस्तों आपकी रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान थी आपका मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी महिला शासक रही जिसने आपका 1236 से 1240 ईस्वी तक आपका राज किया था। ठीक है, ये जो रजिया सुल्तान है आपका जो इल्तुतमिश थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपका शासक बना था। इल्तुतमिश उसी की पुत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आपका कब आया था, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 14 जुलाई नहीं आपका जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो लाया था। क्लेमेंट एटली की अध्यक्षता वाली इंग्लैंड की श्रम सरकार ने उसे कानून का मसौदा तैयार किया जो समझौते पर आधारित था, जिसे माउंटबेटन योजना के रूप में भी जानते हैं। और जो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और आपका सिख समुदाय के नेताओं के बीच अस्तित्व में आया था। ठीक है, इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश राजघराने से स्वीकृति मिली थी और इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश भारत दो अलग अलग अधिराज्य अर्थात भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ईस्टर्न नाइबर कंट्री ऑफ इंडिया कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश आपका भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, कितना किलोमीटर, तो 4096.7 किलोमीटर का सीमा है जो कि आपका भारत बांग्लादेश के साथ या बांग्लादेश भारत के साथ साझा करता है। बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्ला वहाँ का आधिकारिक भाषा है और आपका मुद्रा की बात करेंगे तो टका। ठीक है, भारत की बात करेंगे तो भारत 7 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है स्थलीय, जिसमें आपका उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उत्तर में आपका चीन, भूटान और नेपाल से, और पूर्व में आपका म्यांमार, पूर्व में म्यांमार और पूर्व में बांग्लादेश। ठीक है, तो म्यांमार आपके ऑप्शन में नहीं था, बांग्लादेश था, तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन इतिहास में, ठीक है, प्राचीन इतिहास में दक्षिण भारत में बंदरगाह से व्यापार किसके शासनकाल में सबसे अच्छी थी। तो इसका राइट आंसर आपका चोल एम्परर यानी कि चोल साम्राज्य इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था। तो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करेंगे तो 29 अक्टूबर 1920 को आपका इस विश्वविद्यालय का स्थापना होता है और हकीम अजमल खां जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे, जो कि 1920 में इसके पहले चांसलर भी बने थे और 1927 में अपनी मृत्यु तक पद पर बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा जो पारसी है किस राज्य में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, पारसी धर्म की बात करेंगे जिसे कि आपका जरथुस्त्र धर्म भी कहा जाता है, विश्व का अत्यंत प्राचीन धर्म है। इस धर्म की स्थापना आपका संत जरथुस्त्र ने किया था। इस्लाम के आने के पूर्व प्राचीन ईरान में जरथुस्त्र धर्म का ही प्रचलन था। 7वीं शताब्दी में अरबों ने ईरान को पराजित कर वहां के जरथुस्त्र धर्मावलंबियों को प्रताड़ित करके जबरन इस्लाम में दीक्षित कर लिया था। ऐसी मान्यता है कि कुछ ईरानियों ने इस्लाम नहीं स्वीकार किया और वह एक नाव पर सवार होकर भारत भाग गए और यहाँ गुजरात तट पर नवसारी में आकर बस गए। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान समय में भारत में उनकी संख्या लगभग 1 लाख है, जिसका 70% आपका जो आबादी है पारसी लोग का वो आपका मुंबई में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी जयंती है जो कि आपका कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, हर साल 2 अक्टूबर को हम लोग महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को आपका महात्मा गांधी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जिनका पूरा नाम आपका मोहनदास करमचंद गांधी है, जिन्हें हम लोग बापू या महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। साथ में भारत के राष्ट्रपिता के तौर पर भी इन्हें हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसी दिन आपको विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वस्तुतः गांधी जी विश्व भर में उनके अहिंसात्मक आंदोलन के लिए जाने जाते हैं और यह दिवस उनके प्रति वैश्विक स्तर पर सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि इस्लाम में ईद उल फितर से पहले कौन सा पर्व है जो कि मनाया जाता है। तो ईद उल फितर या ईद उल फितर मुसलमान रमजान उल मुबारक की 1 महीने के बाद एक मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं। तो रमजान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे ईद उल फितर भी कहा जाता है। ये यकम सवाल अल मुकर्रम को मनाया जाता है। ईद उल फितर इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने सवाल के पहले दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध जो पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है। तो प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन जो कल्चर जो पुस्तक है वो फ्रेंड्स आपका श्री अरविंदो के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि 2023 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप का क्वालिफायर मैच हुआ था उसका विजेता कौन था। तो उसका विजेता है वो दोस्तों आपका श्रीलंका था। रनअप आपका कौन था, तो नीदरलैंड रहा था। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का क्वालिफायर का 12वां संस्करण था जो जून जुलाई 2023 में जिम्बाब्वे में हुआ था। ये 2023 क्रिकेट विश्व कप योग्यता प्रक्रिया की परिणति थी और 2023 क्रिकेट विश्व कप के लिए अंतिम 2 प्रतिभागियों का फैसला किया गया था, जिसमें से आपका एक श्रीलंका, दूसरा आपका नीदरलैंड था। ठीक है, इसके अलावा 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका 2023 में ही भारत में आयोजित हो रहा है। ठीक है, जो कि आपका 5 अक्टूबर से शुरू भी हो चुका है। कल 8 अक्टूबर को आपका भारत का जो पहला मैच है आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है, तो भारत की पवित्र नदी में आपका जो गंगा नदी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी में से एक है। हिमालय से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है, तो आज तक, ठीक है, आज तक भारतीय संविधान भारत की 22 प्रमुख भाषाओं को मान्यता देता है, जो इसे संविधान की 8वीं अनुसूची के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पहले ये भाषा आपका 14 था, बाद में आपका आके 22 बन गया है, 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट आपका है कि 24 भाषाओं में उत्कृष्ट रचना के लिए कौन सा अवार्ड है जो कि दिया जाता है, तो ये दोस्तों आपका साहित्य अकेडमी जो अवार्ड है वो आपका अपने द्वारा मान्य 24 भाषाओं में उत्कृष्ट पुस्तकों तथा उत्कृष्ट अनुवादों के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रदान करता है। ये जो 24 भारतीय भाषाओं हैं वो तो आपका 22 भाषा जो आपकी 8वीं अनुसूची में है, साथ में 2 अन्य भाषा जो कि आपका अंग्रेजी है और राजस्थानी है। ठीक है, वो दोनों भाषाओं में भी आपका ये पुरस्कार है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो कि दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि मोस्ट इमिनेंट रूलर ऑफ चोल डेंसिटी। ठीक है, आपका सबसे शक्तिशाली राजा कौन था चोल डेंसिटी का, तो इसका राइट आंसर आपका राजा चोल हो जाएगा। ठीक है, 985 ईस्वी में आपका राजा चोल है जो कि आपका शासक बना था। अगला है पीस मैन ऑफ इंडिया, कुछ इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू के बाद 1964 से 66 के दौरान लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे और लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष का उपनाम दिया गया क्योंकि उन्हें हमेशा आक्रामकता के बजाय शांति का मार्ग पसंद किया था। नेक्स्ट आपका है सुकन्या समृद्धि योजना किस योजना से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही हिस्सा है आपका सुकन्या समृद्धि योजना, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लाभ के लिए शुरू की सरकार द्वारा समर्पित एक बचत योजना है। यह आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक हिस्सा है जो और 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के माता पिता इस योजना के तहत बालिकाओं का अकाउंट खोल सकते हैं। ये अकाउंट बैंकों और पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है और अकाउंट को 21 वर्ष तक या 18 वर्ष तक की आयु के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है कि मणिपुर वायलेंस से संबंधित कौन सी समिति बनाई गई थी और उसमें आपका पूछा गया था कौन उसमें जस्टिस है यानी कि जज वगैरह कौन अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने आपका 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठित किया था। आयोग की अध्यक्षता आपका गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अंजय लांबा करेंगे। ठीक है, तो अंजय लांबा ही आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि राइट आंसर था, जबकि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आलोक प्रभाकर इस समिति के सदस्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अशोक गहलोत है ट्रांसफर्ड 60 करोड़ इन 14 lakhs अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ बिस स्कीम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजस्थान के 24 लाख लाभार्थी परिवारों को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना के तहत सब्सिडी मिलने वाली है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना। ठीक है, आज नहीं सीएम अशोक गहलोत ने एक बटन दबाकर लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी के 60 करोड़ रुपए भेजेंगे। गौरतलब इस गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लेकर राजस्थान के 33 जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच नाइबर कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश आपका भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में बांग्लादेश का जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व भी आपका बांग्लादेश का ही ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस तरह का क्या प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आपका है कि फेलोशिप योजना भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, तो भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा और भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में भारतीय प्रवासियों के बीच सहयोग की सुविधा और वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव नामक एक फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है, तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर आपका वैभव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि धर्म सभा जो है आपका उसका स्थापना है जो कि किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, तो धर्म सभा का जो गठन है वो फ्रेंड्स आपका 1830 में राधाकांत देव के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। संगठन का स्थापना का मुख्य रूप से राजा राम मोहन रॉय और हेनरी ट्रेजियो जैसे नायकों के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलन का मुकाबला करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो राधाकांत देव इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इक्विवेरियन एक्सरसाइज से प्रश्न पूछा गया था, तो इक्विवेरियन जिसका अर्थ होता है मित्र, भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है, तो इसका राइट आंसर आपका भारत और मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की एक प्लाटून ताकत की टुकड़ी 14 दिनों तक चलने वाले अभ्यास में भाग लेगी। नेक्स्ट आपका है कि विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एक्सोटिक लायन, तो इसका राइट आंसर आपका गिर नेशनल पार्क हो जाएगा जो कि आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आपका है कि इन विच असेंबली भगत सिंह एंड मिस्टर दत्त थ्रो ए बम। ठीक है, यानी कि किस असेंबली में भगत सिंह और श्रीधर बटुकेश्वर दत्त ने आपका बम है जो कि आपका फेंका था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव
असेंबली, दिल्ली में जो था वो आपका इसका राइट आंसर था। साल 1929 में अंग्रेजों के दमनकारी कानून के खिलाफ आवाज पुख्ता तरीके से अंग्रेजों तक पहुंचाने के मकसद से 8 अप्रैल के दिन ही क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, वो भागे भी नहीं थे, ठीक है, और गिरफ्तार हो गए थे। बाद में उनको फांसी दे दिया गया था, लेकिन फांसी आपका इस कारण नहीं दिया गया था क्योंकि उन्होंने बम फेंका था। फांसी आपका उस कारण दिया गया था क्योंकि आपका ये आपके सैंडर्स की हत्या में शामिल थे, ठीक है, उसके लिए फांसी दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड व्हेन वी इंक्रीज वन इनपुट एट अ टाइम व्हाइल कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि जब हम अन्य सभी वेरिएबल्स को स्थिर रखते हुए एक समय में एक इनपुट को बढ़ाते हैं तो उस अवधारणा को क्या कहते हैं? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी कि हाउसमेट प्रतिफल का नियम, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अरावली का जो पहाड़ है आपका कौन से राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। अरावली श्रेणी उत्तर पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला है। श्रृंखला की लंबाई दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 692 किलोमीटर है। इसके अलावा अरावली श्रेणी की बात करेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है चोटियों की रेखा। अरावली श्रेणी दिल्ली से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा राजस्थान से गुजरती है और आपका गुजरात में समाप्त होती है। इस आपका अरावली श्रेणी का जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोस्तों आपका गुरु शिखर है, जो कि आपका माउंट आबू में स्थित है, आपका लगभग 1722 मीटर ऊंचा। नेक्स्ट आपका है अरावली श्रेणी भारत में गुना पारियों का सबसे ऊंचा श्रेणी है। नेक्स्ट आपका है कि भारत में फसल कटाई के समय कौन सा पर्व है जो कि मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा, भारत में नहीं, महाराष्ट्र में पूछा गया था, तो गुड़ी पड़वा इसका राइट आंसर है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में एक प्रमुख आयोजन है जो कि एक समृद्ध नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना है जो कि किया जाता है? तो भारत में 10 वर्षों के अंतराल पर आपका जनगणना किया जाता है, तो 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। इसके अलावा पहली आधिकारिक जनगणना या समकालिक जनगणना की बात करेंगे तो आपका 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। इसके अलावा भारत में 1901 से आपका हर 10 साल के बाद जनगणना है जो कि कराया जाता है। लास्ट जनगणना आपका 2011 में हुआ था, जो देश का 15वीं जनगणना था, और स्वतंत्र भारत की कहें तो आपका 7वीं जनगणना था। जनगणना 2011 का जो विषय था आपका हमारी जनगणना और हमारा भविष्य आपका विषय था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को विंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। ये पुस्तक आपको 1999 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में आपका प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में बताती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। उनका जो पूरा नाम है आपका अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। 2002 से 2007 तक ये आपके भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसके अलावा इनके द्वारा और भी पुस्तक लिखी गई जैसे कि इग्नाइटेड माइंड्स, नवजीवन गमनम, अदम्य साहस, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम एंड टर्निंग पॉइंट उनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट आपका है गुजरात में कौन जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाटिक शेरों के लिए प्रश्न हो चुका है। इसके अलावा पूछा गया था कि दक्षिण भारत में कौन सा राज्य व्यापार के लिए इंटरगेट माना जाता है? तो राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कल भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। तमिलनाडु भारतीय प्रायद्वीप के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा केरल को लोकप्रिय रूप से भगवान का अपना देश कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को आपका भारत का अंडों की टोकरी कहा जाता है। कर्नाटक को आपका कर्नाटक में जो बेंगलुरु है आपका उसको लोकप्रिय रूप से आपका भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके कल के सभी शिफ्ट में पूछे गए थे। लगभग हमने आपके साथ 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और भी क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं। जैसे ही मिलेंगे हम लोग पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर नहीं मिलता है तो जो लोग आपको वीडियो को अंत तक देखें वो आपका अपना एग्जाम का डेट जो कल आपका है किस शिफ्ट में है आप व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ है जो कि दे दिया जाएगा अगर टेलीग्राम पे नहीं भेजा जाता है तब, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।